देश के पहरेदार न्यूज चैनल के श्रोताओं को सुमन का प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारे साथ छात्रों के भविष्य एवं मुद्दा को लेकर बातचीत के लिए महेंद्र पब्लिक स्कूल नारायणा पटना के निदेशक संजय जी हैं। यह विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से 10+2 लेवल तक के लिए एफिलिएटेड है। संजय जी, डीकेपी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे तरफ से डीकेपी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। साथ में सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वलंत मुद्दा को उठाने के लिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो आरआरबी बोर्ड ने 2019 में एनटीपीसी के तहत लगभग 35,000 की वैकेंसी निकाली थी। यह परीक्षा 5 लेवल में होनी थी। लेवल 2 और 3 में इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी एलिजिबल थे। लेवल 4, 5 और 6 में ग्रेजुएट के विद्यार्थी एलिजिबल थे। 35,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में लगभग 1,26,00,000 एप्लीकेंट हुए थे और इसका रिजल्ट भी प्रथम फेज का CBT 1 कहते हैं। CBT 1 का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें लगभग 3,80,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट किया गया, लेकिन रेलवे बोर्ड इसे 7 लाख मान रही है। जो मेन झंझट है, जो एक विद्यार्थी को 4 बार 5 बार वो गिन रही है। दूसरा, 2019 में ही ग्रुप डी के लिए रेलवे वैकेंसी निकाली। ग्रुप डी में 1,03,769 वैकेंसियां निकली थी और इसके एवज में जो एप्लीकेंट शामिल हुए थे 1,15,00,000। इसका एग्जाम होने वाला था फरवरी। लेकिन रेलवे बोर्ड क्या गड़बड़ी की, इसमें तो गड़बड़ी की एनटीपीसी। और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला था, सिंगल एग्जाम, सारी दुनिया जानती है ग्रुप डी कहने से जो रिक्शा ठेला और ट्रैकमैन का काम करेगा, CBT 2 परीक्षा भी देगा और जिससे ये करोड़ों छात्र जो घर में दुबके हुए थे उनमें भी रोष आ गई। और नतीजा क्या हुआ, जैसे गया में ट्रेन जला दिए विद्यार्थी, और इस घटना को कोई भी कहीं से न्यायोचित नहीं माना जाएगा। लेकिन संजय जी, मैं जानना चाहता हूं, जो आखिर विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इसमें किस किस की संलिप्तता थी और किन किन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया? विद्यार्थी उग्र एकाएक तो नहीं हो गए। आपने सुना होगा टीवी मीडिया के माध्यम से, जो 80 लाख विद्यार्थी ट्यूटर का प्रयोग करके सरकार को जगाने की कोशिश की। शायद यह गिनीज बुक में नाम दर्ज होने वाला इतना ट्यूटर हुआ। 80 लाख ट्यूट तो यहाँ नहीं होते हैं। 80 लाख ट्यूट हो रहा है किसी मसला पर, इसका मतलब ये वह बहुत संवेदनशील मसला और सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है। रेलवे बोर्ड के लोग कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है। मैं चाहता हूं जो आप इसका निर्छिट विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात को गोपाल सिंह नेपाली की कविता से शुरू करना चाहूंगा। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो पूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो पत्रकार हैं इतिहास बदलने वाले। तो संजय जी, इन संपूर्ण घटनाओं का आप निर्छिट विश्लेषण करें। सुमन जी, देश का कर्णधार विद्यार्थी होता है और ये विद्यार्थी देश सेवा के लिए, सरकार की सेवा के लिए, समाज के सेवा के लिए अपनी तत्परता दिखाते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं और सरकार के वैकेंसी का इंतजार करते हैं। इसमें इनका 2 हक है, एक तो अपनी आर्थिक पक्ष है और दूसरे देश और समाज की सेवा है। सरकार वैकेंसी निकालती है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं और सारा वैकेंसी के समय वो नोटिफिकेशन जारी करती है। उसके हिसाब से छात्र भी अपनी तैयारी करते हैं, काफी समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं और इसके बाद सरकार अगर एग्जाम लेने में डिले करती है तो छात्रों के अंदर एक रोष उत्पन्न होता है,
फिर बहुत इंतजार के बाद अगर वो एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट अगर बहुत दिनों तक पेंडिंग होता है तो छात्र के अंदर का रोष बढ़ते चला जाता है। और इसी का परिणाम इस क्रांति में दिखता भी है। सरकार ने छात्रों के साथ जो किया, एक तो जितना रिजल्ट देना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं दिया, जो दूसरा रिजल्ट आने वाला था उसमें भी एक और एग्जाम अलग से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके लिए मानसिक रूप से बच्चे तैयार नहीं थे। और इस कारण से छात्र आंदोलित हुए हैं। हालांकि इस तरह का आंदोलन उचित नहीं है। सरकारी संपत्ति का नुकसान और आंदोलन में देश के समाज के लोगों का की परेशानी, इसको देखते हुए छात्रों को आंदोलन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी है, सरकार को अगर आदमी की आवश्यकता है, कर्मचारी की आवश्यकता है, और वैकेंसी निकलने के 3-3, 4-4 साल तक अगर ये एग्जाम टलते रहता है, बहालियां टलते रहती है, तो फिर उस विभाग का काम कैसे चलता है इन कर्मचारियों के बिना, और वो विभाग कितना अच्छा से काम करेगा लोगों के लिए। इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर कोरोना को आधार मानते हुए इनके एग्जाम में विलंब किया गया है, तो भाई कोरोना के आधार पे आप डॉक्टर की बहाली नहीं करेंगे, कोरोना के कारण आप सेना की बहाली नहीं करेंगे, कोरोना के कारण आप और जरूरी विभाग के कर्मचारियों की बहाली नहीं करेंगे, तो फिर ये देश का काम चलेगा कैसे, सरकार का काम कैसे चलेगा। और फिर इसी कोरोना काल में सारे चुनाव होते हैं। बिहार में भी मुखिया का चुनाव कराया गया है, ये करा रही है क्योंकि वो उसको जरूरी मानती है, एसेंशियल वर्क मानती है कि चुनाव को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए चुनाव इस कोरोना में भी आवश्यक है। ठीक उसी तरह उसी को आधार बनाते हुए इन सारे विभागों में जो जरूरी काम है उसके लिए बहालियां भी जरूरी, उतनी ही जरूरी है। सरकार के पास अगर हैंड नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, तो फिर वो अपना काम सुचारू रूप से कर कैसे पाएंगे। तो इस काम को समय से निपटाना चाहिए, और वो नहीं निपटने के कारण ही छात्रों में ये उग्रता थी। वैसे मैं छात्रों को ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये चाहती है वैकेंसी को चुनावी मुद्दा बनाना। हर बार जब चुनाव आएगा, बिहार में भी चुनाव था तो यहाँ पे भी सरकार ने अनाउंस किया कि भाई मैं 19 लाख रोजगार हर साल दूंगा। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा। तो चुनाव के समय ये घोषणा होता है और चुनाव समाप्त होने के बाद सारी प्रक्रिया पेंडिंग हो जाती है। तो सरकार चाहती है कि छात्र को मैं बहलाते रहूं, टालते रहूं, और छात्र इस तरह से आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर FIR होगा, लाठियां चलेगी, वो जेल जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो सरकार जानबूझ के इन्हें इस बात में उलझाना चाहती है। छात्रों को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक चीजों से डरती है, वो है वोट। इनके हाथ में भी वोट है, और वोट देने के समय ये दूसरे उस समय ये छात्र नहीं रहते हैं, उस समय ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, किसी जाति के सदस्य बन जाते हैं, किसी परिचित के सहयोग में लग जाते हैं। उस समय ये भूल जाते हैं कि हम छात्र हैं, युवा हैं। अब इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है कि बाद में इनके ऊपर लाठियां चलती है, बर्बरता होती है। अभी जो पटना में बर्बरता हुई है और यूपी में जो बर्बरता हुई है, ये काफी आसानी है। पुलिस बर्बर रूप से, क्रूर रूप से, चरम की क्रूरता का परिचय दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पुलिस की जो बर्बरता है, ये इसी ढंग से चलती रहेगी क्या? हर सरकार को ऐसे ही बर्बर पुलिस चाहिए। अगर यह सही नहीं है तो पिछले एवं अभी तक की सरकारों ने यहाँ की बर्बर और जाहिल पुलिस को अब तक थोड़ा मनुष्य बनाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? इस पर आपकी दृष्टि क्या है? जिस ढंग से पुलिस ने सैदपुर के हॉस्टल में घूस करके और बट से पीटा, क्या वो सिर्फ रेलवे के तो लड़के नहीं परीक्षा देते हैं? एक कक्ष में 8-10 विद्यार्थी किस ढंग से गुजर बसर करता है, उसमें निश्चय ही कुछ UPSC लेवल के होंगे, कुछ BPSC के होंगे, कुछ
बैंकिंग और विभिन्न सेक्टर के होंगे। तो ये पुलिस जो घूस करके यहाँ और यूपी में जो ये क्रूर और बर्बर पूरी क्रूरता का परिचय दिया है, निर्दयता के साथ जो पीटा है, चमड़ी उघेर करके, जो यह अधिकार पुलिस को किसने दिया? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जो क्या हमारे बच्चे तो अपराधी और आतंकवादी नहीं थे? इसको क्या कह के आप पल्ला झाड़िएगा? मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि बिहार में 30 वर्षों से जो सरकार शासन कर रही है, लगभग 15 साल लालू प्रसाद जी की सरकार और अभी लगभग 15 साल नीतीश कुमार जी की सरकार, साथ में जो केंद्र में सरकार है, ये सरकार छात्र आंदोलन से ही उपजी हुई सरकार है। इनका नींव ही छात्र आंदोलन था और ये सरकार छात्रों को क्यों इग्नोर कर रही है? वो छात्र के शक्ति को, युवा शक्ति को क्यों नहीं पहचान रही है? क्योंकि ये खुद उससे आने वाली सरकार है, ये खुद वाकिफ है उससे। और इसके बाद जो पुलिस है, पुलिस को तो सरकार रखती ही इसीलिए है कि जहां हमारी जरूरत हो वहां हम इससे बर्बरता कराएं और हम आंदोलन को दबा दें। तो ये छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, ये नीडी छात्र हैं, आर्थिक रूप से जरूरत है इनकी नौकरी की, जिसके लिए ये अपना श्रम लगा रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है। ये सब के सब समाज सेवा करने को आतुर है, सरकारी सेवा में जान करके और समाज को सेवा दें, इसके लिए आतुर है ये छात्र। और उनके ऊपर ऐसी बर्बरता करना ये तो कहीं से उचित नहीं। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है, इस एग्जाम के लिए ये एकाएक आंदोलन उग्र नहीं हुआ, इसको भी समझना पड़ेगा। 80 लाख ट्वीट किए गए ट्विटर के माध्यम से। 80 लाख ट्वीट यहाँ नहीं होता है, वो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाला ट्वीट हुआ। बावजूद इसके सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है। क्यों नहीं रेलवे बोर्ड पर कार्रवाई हुई? वो उसकी क्या परेशानी है जो 3-3, 4 साल लड़के को, भविष्य को अटकाए रहती है? और मुझे दुष्यंत की पंक्ति भी आती है, जो गिरगिराने का यहाँ कोई असर नहीं होता, गिरगिराने का यहाँ कोई असर नहीं होता, पेट भर कर गालियां दो, आ भर कर बदुआ। विद्यार्थी के तरफ से कहना चाहूंगा, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं, हम सफर के। वैष्णव जी जो रेल मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर भी हैं, उनका बयान आया जो 1,26,00,000 एप्लीकेंट शामिल हुए, इतनी बेरोजगारी है। अरे शर्म करनी चाहिए आपको। 1,26,00,000 बेरोजगार तो एक दिन में पैदा नहीं हो गए। हर साल काफी इंटर पास करके ग्रेजुएट के लिए कंप्लीट करते हैं, तो वो जो ही इंटर पास करते हैं तो विभिन्न नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साथ साथ ग्रेजुएट भी कर जाते हैं तो भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन सरकार के पास कोई प्लान है कि नहीं, कोई योजना है कि नहीं, और उसके भविष्य के साथ कब तक खेला जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई टाइमलाइन है कि नहीं? RRB के पास, सरकार के पास कोई टाइमलाइन है कि नहीं? उसका चुनाव के लिए तो टाइमलाइन है, 5 साल से 5 दिन डिले नहीं हो सकता, चाहे कोरोना हो, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, तब तो कोरोना प्रभावित नहीं होता। लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कब तक आप खेलते रहेंगे? टाइमलाइन अगर उसने नहीं फिक्स किया तो क्यों नहीं फिक्स किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं ये कहूंगा कि सरकार जब 5 साल के लिए बन जाती है और मजबूत सरकार बन जाती है, तब वो सरकार अहंकारी हो जाती है और उसे ये नहीं समझ में आता है कि हमारे पास कितने ट्वीट आए हैं, कितना विरोध में लोग हैं। उसे लगता है मैं 5 साल के लिए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है और इसलिए वो अहंकार में रहती है। ये इतने बेरोजगारी है, अगर इस तरह के पोस्ट के लिए, ग्रुप D के पोस्ट के लिए अगर ग्रेजुएट बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे फॉर्म भरते हैं और 35,000 वैकेंसी के लिए 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी बेरोजगारी का चरम इतना है। ये तो सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है। ये जिम्मेवारी सरकार की है।
इन एगेंस्ट ऑफ 1 सीट 3 से 400 विद्यार्थी का रेशियो आ रहा है। जी। तो ये तो सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे देश में ऊर्जावान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे और बिना काम के घूम रहे हैं। इनका उपयोग, इनके हैंड का उपयोग अगर सरकार समाज के लिए करती तो देश और समाज बहुत आगे जाता, लेकिन ये सारे के सारे अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। इसका कोई देश के लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा है इन ऊर्जा का, इस मैन पावर का। ये योजना तो सरकार को बनानी होगी कि हम इस हैंड का उपयोग कैसे करें। आपको नहीं लगता है जो इतनी बड़ी बेरोजगारी सरकार की गलत नीतियों की? बिल्कुल। इसके लिए और दूसरा कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। विद्यार्थी जो अराजक हुए, अर्थात वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हुए, इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? मजबूर आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए, आंदोलित होने के लिए तो छात्र दिवस थे। क्योंकि छात्रों ने पहला प्रयास था ट्वीट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से बहुत इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटली, अभी जो सरकार है बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है। तो छात्र तो बहुत तरीके से डिजिटल माध्यम से सरकार को ये आगाह कर रही थी, सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर वो इसको नहीं मानते हैं तो छात्र मजबूर थे कि वो आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। हालांकि उन्हें संयमित रहना चाहिए था, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आए या कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ घुस के ऐसा किए हैं, तो इससे भी छात्र को होशियार रहना चाहिए। यह भी तो हुआ होगा ना, जो छात्र नहीं जलाए होंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको रोकना चाहे होंगे। निश्चित, क्योंकि छात्र ऐसा नहीं कर सकता है। क्या यह भी साजिश हो सकती है सरकार की, जो फंसाने के लिए उसके भी आदमी हो सकते हैं? इस बात से बिल्कुल इसका विषय है। और छात्रों पे एफआईआर करने के और टीचर पे एफआईआर करने से पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर उस आंदोलन में इस तरह का काम करने वाले कौन हो सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। लेकिन छात्रों को इस काम को करने के लिए अगर आप माहौल देंगे, उनको आप रिजल्ट देते, बहाली करते, नौकरी देते, तो वो विकास के कार्य में अपना समय लगाते। लेकिन आपने मजबूर किया कि वो आंदोलन करें, इसलिए वो आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं। हमें तो सुनने में आया है कि कई शिक्षकों पे भी एफआईआर हुआ है। तो ये तो ठीक वैसी बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी। भाई परीक्षा दिया छात्र, रिजल्ट निकाला RRB, और बीच में एफआईआर हो रहा है शिक्षकों के ऊपर। बहुत अच्छी बात। जो छात्र को क्यों उग्र होना पड़ा, इस पर मुझे दुष्यंत जी की पंक्ति याद आ रही है। खड़े हुए थे आलाओं के आंच लेने को, खड़े हुए थे आलाओं के आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला कर बैठ गए, सब अपनी अपनी हथेली जला कर बैठ गए। अब भी अश्वनी वैष्णव जी आते हैं, आंदोलन के पहले और ट्वीट के जस्ट बाद आ जाते। जब उग्र चरम पर आंदोलन होता है तो 3 दिन तक दू कर जब जलता है, तब उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटती है और आते हैं तो फिर क्या करते हैं? यह सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है। लोग ने तो कह दिया विद्यार्थियों की जीत हो गई। मैं तो यह कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी जीतते जीतते हार गया। एग्जाम निकलता है लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में, और 2019 से बिना किसी कारण के उसे ड्रेन किया जाता है। बहुत कारण बनेगा कोरोना, लेकिन इसी कोरोना काल में इलेक्शन होते हैं, सब चीज होता है। दूसरी, जो CBT 1 का एग्जाम आ गया, जिसका एग्जाम डेट भी घोषित हो गया था 15 और 23 फरवरी को होना था, उस एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया। तैयारी का मूड होता है और तब तक इसको टाल दिया गया। इसके जो वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जो कैसे केमिस्ट्री पर मैथ भारी पड़ता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। 10 तारीख को यूपी का चुनाव का जो रिजल्ट है आ जाएगा परिणाम, और 5 तारीख को 5 सदस्यीय कमेटी को रिपोर्ट देना है। आखिर इतनी छोटी बात सरकार को समझने में इतना लंबा वक्त क्यों लगेगा? हमें इसका जवाब चाहिए, आपके द्वारा भी चाहिए और हमारे दर्शकों को भी चाहिए। हम विद्यार्थियों की तरफ से सवाल करना चाहते हैं, जो ये विद्यार्थी का तो कोई मांग, जो आप समय पर एग्जाम लीजिए, मेरा कैरियर बर्बाद नहीं करिए। और दूसरी समस्या क्या है उनकी, ये एक विद्यार्थी को 4 पोस्ट के लिए आप काउंट कर दिए, 4 अब विद्यार्थी एक ही है। मतलब आपने कंबाइंड एग्जाम क्यों ले लिया, ग्रेजुएशन और इंटर को?
क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को रोका नहीं जा सकता, इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो विद्यार्थी तब भी विरोध नहीं किए, ठीक है आपने बैठा दिया। उनका एक ही का नाम है, आपसे नौकरी तो मांग नहीं रहे, वो सिर्फ कहते हैं जो हमको एग्जाम में बैठाइए आप छाट दीजिएगा। उनका एक ही कहना था जो एक कैंडिडेट को एक ही बार गिनना चाहिए, और यह साइंटिफिक भी है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक विद्यार्थी को 4 बार काउंट कर दिया। इसके लिए उन रेलवे दोषी जो अफसर हैं, आला अधिकारी है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और भी बहुत कुछ होंगे जो इस बहाली में इन्वॉल्व है, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई, इसके पीछे आप क्या अपना तर्क देना चाहिए? कार्रवाई तो बोर्ड के अधिकारियों पर ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के हाथ में तो कुछ है नहीं। बच्चा तो सिर्फ एग्जाम देना जानता है, पढ़ना जानता है और एग्जामिनेशन देना जानता है, रिजल्ट का इंतजार करना जानता है। तो एग्जाम लेना और रिजल्ट निकालना ये तो बोर्ड का काम है। तो अगर इतना डिले हुआ है तो ये इसके लिए पूरा का पूरा दोषी बोर्ड है। डिले का कारण अगर कोरोना है तो चूंकि कोरोना में और जरूरी काम इनका चला है, तो एग्जाम से कोरोना आता है ऐसा कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग में इनका मार्केट खुल रहा है, चुनाव हो रहा है, तो एग्जाम तो सदियों से सोशल डिस्टेंसिंग पे होते आ रहा है। एग्जाम में बच्चे सट के नहीं बैठते, उनकी दूरी तो 6 फीट पहले भी होती थी जब कोरोना नहीं था तब भी। तब एग्जाम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना के कारण। आखिर फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर उनकी वो आदमी की जरूरत है, वैकेंसी है, तो आखिर इतना डिले करने से काम तो बाधित रेलवे का हो रहा है, आदमी के बिना, हैंड के बिना। फिर वो ये जो नेशनल लॉस हो रहा है इसके लिए दोषी तो बोर्ड है। बच्चे तो इंतजार में है कि भाई हमारा परीक्षा लीजिए और हम सेवा करेंगे। तो आपको ये जितना नेशनल लॉस हुआ, बोर्ड के अध्यक्ष से पैसा उसकी जानी चाहिए, और सरकार के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उससे भी पैसा वसूलनी चाहिए। बिल्कुल सरकार पे ये सारा डैमेज, चुकी आपने मजबूर किया आंदोलन के लिए। आंदोलन अगर छात्र के अलावे दूसरे लोग भी घुस के अगर डैमेज किए सरकारी संपत्ति की, वो सरकारी संपत्ति का लॉस है। इसके लिए पूरा का पूरा माहौल बनाया आपने बोर्ड ने, छात्रों को उस्काने का या मजबूर करने का, आंदोलन के लिए मजबूर करने का पूरा दोष बोर्ड के ऊपर है। और फिर उनकी नीति में गड़बड़ी है, दोबारा एग्जाम लेंगे ये बात पहले से घोषित करके वो रखते, विद्यार्थी उस हिसाब से अपना तैयारी करके रखता। नेक नियत में भी खोट है ना। आप विद्यार्थियों को एक पंचवर्षीय योजना तक ना रोक सकते हैं, ये तो सीधा कंसेप्ट है। हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, 19 में बहाली निकलती है, 22 तक वो लटका हुआ है, इसका मतलब आप 24 में जाकर रिजल्ट देंगे जब पुनः लोकसभा करेंगे। दूसरी जो आप विद्यार्थियों के तरफ से बार बार कह रहे हैं, जो आंदोलन बहुत बड़े देश के शायर हैं दुष्यंत, उनके शब्दों में समझना पड़ेगा, ये पत्तों से चाहते हैं बजे साज की तरह, पत्तों से चाहते हैं बजे साज की तरह, पेड़ों से पहले उदासी तो लीजिए। हमारे बच्चे जिसको पेड़ को यहाँ सिंबलाइज किया गया है, उनसे कभी उदासी का कारण पूछा गया? रोज मन की बात करते हैं, कभी बच्चों की बात भी तो कर लिया कीजिए। बच्चे देश के भविष्य हैं, इनके कंधे पे ही आने वाला दिन है, और इनकी चिंता आप नहीं करेंगे, बच्चों को आप उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये देश अपने आप तो विकसित नहीं होगा। देश को एलियन तो विकास नहीं करेगा आखिर। इसके लिए हमारे ये बच्चे ही हैं, ये युवा हैं, ये हैंड है, जिसके माध्यम से ही हम देश का विकास कर सकते हैं। और उनको आप डैम्प करके अगर रखते हैं, 4-4 साल तक एग्जाम नहीं लेते हैं, रिजल्ट नहीं देते हैं, तो फिर ये लॉस भी नेशनल लॉस है। जितना रेलवे का जलाने से लॉस हुआ है, उससे तो कई गुना ज्यादा लॉस है कि हमारे बच्चे 4 साल 5 साल से बैठे हुए जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है देश और समाज के लिए। तो आखिर ये लॉस भी तो नेशनल लॉस है। लेकिन उन बिंदुओं पर तो सोचना होगा कि ये जो हम जनता जो उसका लॉस की भरपाई भरते हैं, वो कब तक भरते रहेंगे? ये लॉस किसके कारण से हुआ, किसकी गलत नीति के कारण से हुआ, उससे वसूला जाना चाहिए। एफआईआर उन पर होना चाहिए, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों पर होना चाहिए, न कि हमारे मासूम बच्चों पर और शिक्षकों पर। इस पूरे प्रकरण से जरा पर्दा हटाइए। जो हमारे शिक्षक तो कहीं से दोषी नहीं थे, कहीं भी किसी वीडियो में न खान सर, न रहमान सर, न बिपिन सर, न कोई सर वहां आए, फिर उनका नाम आ गया। एक तरफ
अपनी बर्बर पुलिस से बर्बरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण पिटाई कर दी है, कुटाई कर दी है छात्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए। और दूसरे तरफ शिक्षकों पर, जिस शिक्षकों का कोई हाथ नहीं है, उन पर FIR करवाती है। शिक्षक तो कमजोर प्राणी होते हैं, वो घबरा जाते हैं और पहले नहीं बुलवाती है प्रशासन, उसके बाद जिला प्रशासन हो, SP हो, DM हो, इन लोगों को बुलवाती है। FIR हटा दिया जाएगा आप लोगों पर, आप लोग इस उग्र प्रदर्शन को रोकिए। मैं नहीं कहता हूं जो प्रदर्शन बहुत ही सुंदर चीज है, लेकिन आप उनकी बात तो मानिए। मैं छात्रों से मैं भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को आप नुकसान न पहुंचाए, आम पब्लिक को आप किसी ढंग का हरेस नहीं करे। आपको जिससे तकलीफ है, रेलवे बोर्ड को घेरिए, आप जाकर के सरकार को घेरिए कि आप सड़क को जाम करके और तब आम आदमी को परेशान करेंगे। कितने आदमी कितने इसेंशियल काम से जाने वाले होंगे। ये सोचिए, राजधानी और तेजस जैसे ट्रेन को रद्द किया जाता है तब सरकार की आंख खुलती है। मैं भी हाथ जोड़कर आपसे अनुनय विनय करता हूं शांति के मार्ग से, चूंकि आप इस बर्बर सरकार से ताकत के बदौलत नहीं जीत सकते, तोड़ फोड़ आगजनी करके आप नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी फौज है और उसी का घमंड लेकर और उसी के अहंकार में वो आपके 80 लाख ट्वीट को भी नहीं ध्यान देता है। मुख्य मुद्दा है जो RRB के अधिकारी क्यों नहीं इस बात को तुरंत सॉल्व किए। उसको लॉलीपॉप जो दिया गया, जो फिर UP इलेक्शन तक टाला गया, दो ही मसला था। जो 3 लाख रिजल्ट और देना था, वो नौकरी तो नहीं मांग रहे थे, वो तुरंत घोषणा कर देते। आजकल तो कंप्यूटराइज होती है, मैनुअल समय भी नहीं लगता है, वर्षों का काम मिनटों में कर देता है कंप्यूटर। नौकरी तो देनी नहीं थी, इसके लिए इतना लंबा वक्त क्यों लिया गया। और अभी तक कोई भी मीडिया, चाहे DNA पर न्यूज एनालिसिस क्यों न हो या किसी का प्राइम टाइम क्यों न शो हो, लेकिन उसमें रेलवे के अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई की बात अभी तक क्यों नहीं उठ रही है। मैं आपको एक सरकारी स्लोगन के तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हर जगह थाना के आगे आप एक बोर्ड लगा देखे होंगे और उस पर लिखा रहता है, देर होने से असंतोष बढ़ता है। हर थाने के आगे एक बोर्ड होता है जिसपे ये स्लोगन लिखा रहता है, देर होने से असंतोष बढ़ता है। तो ये क्या सरकार जनता के लिए लिखती है? ये सरकार नहीं समझती है कि देर होगा तो विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ेगा, रिजल्ट में डिले होगा तो असंतोष बढ़ेगा। तो आंदोलन, चूंकि आंदोलन छात्र इसलिए किए, हालांकि उनका आंदोलन संयमित होना चाहिए, इस तरीके का आंदोलन नहीं हो जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो। हम अगर किसी जनता को किसी काम में बाधा पहुंचाते हैं तो वो जनता हम ही है, हमारे ही जनता है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं जिनको परेशानी होती है। तो आंदोलन कभी भी ऐसा न हो जिसमें आम जनता को परेशानी हो और राष्ट्रीय संपत्ति की हानि हो। इस बात का ध्यान हर आंदोलनकारी को रखना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार अगर आसानी से सुन ले बात तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। आंदोलन की जरूरत ही तभी होती है जब सरकार कुंभकर्णी निद्रा में होती है, जब सरकार कान में तेल डाल के सोई रहती है, जब 80 लाख ट्वीट नहीं देख पाती है, तब शायद सरकार भी इंतजार कर रही थी कि कुछ क्षति हो तब हम इसमें इंटरफेयर करें। रुपए का चीज क्षति होगा, रेलवे बोर्ड चाह रही थी और उसका 10 लाख बनाएंगे भी। मैं विद्यार्थियों के तरफ से कहना चाहूंगा गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में, मैं दीपक सा जल रहा आज अंतर में हाहाकार लिए, जब ऊँग रहा है तिमिर बना सुख सपनों का संसार लिए। तो आपको नहीं लगता है आराम में अधिकारी जी रहे हैं, सरकार जी रही है और बच्चे तिलमिला रहे, किसी को शादी करना है, किसी को विवाह शादी, माता पिता रोके हुए हैं, मेरा बच्चा कंप्लीट होगा तो सुंदर सुंदर सपना सजवाएंगे। विवाह शादी तो अलग मुद्दा है, लेकिन एक आर्थिक पक्ष है बहुत सारे। ये ग्रुप डी के एग्जाम में तो वैसे ही परिवार के बच्चे होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिनके परिवार माता पिता किसी तरह से कर्ज लेके मजदूरी करके और यहाँ पे बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, या बच्चे भी यहाँ रह के ट्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे करके और पढ़ाई पूरी करते हैं। क्योंकि एक सपना होता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मैं अपने घर परिवार को अच्छा से पालन पोषण कर पाऊंगा। और साथ ही साथ ये तो एक पहलू है, दूसरा पहलू है कि सरकार को भी इसकी जरूरत है। और आप अगर नहीं लेंगे, आप हैंड नहीं लेंगे तो आप चाहे जिस विभाग का, और रेलवे का ही काम हो तो रेलवे काम आखिर कैसे करेगा?
आपका पैसेंजर और आपका काम जो भी है उसको आप सही ढंग से कैसे निपटा पाएंगे अगर आपके पास हैंड नहीं है। तो ये स्पष्ट होता है कि आप हैंड के अभाव में काम कर रहे हैं, यानी आपके काम में गुणवत्ता नहीं है। इसीलिए तो देखते हैं कभी का ट्रेन कभी खुलता है कभी जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है जो सही ढंग से चल सके। तो बिना आदमी का काम होगा तो कैसे चलेगा? अब संजय जी, मैं जो प्रश्न किया था, जो रेलवे के अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? सारा गलती तो उसके चलते हुआ ना, उसी के गलत नीतियों के चलते हुआ। क्या लगता है क्यों डर रही है सरकार उस पर कार्रवाई? सरकार डर नहीं रही हो तो सरकार के ही लोग हैं, तो सरकार तो बचाएगी अपने लोगों को। इसमें सरकार डर नहीं रही, सरकार बचा रही है। शिक्षकों पर जो FIR हुआ, ये सरकार की जो ड्यूअल पॉलिसी है, एक तरफ छात्रों को रौंदवा के पिटवा के बखिया उघरवा के और उसको नतमस्तक करना, और दूसरे तरफ उन निर्दोष शिक्षकों पर जिन का नाम आया, जैसे खान सर हो या और भी जो भी शिक्षक हैं, उन लोगों पर जो FIR हुई, और वो शिक्षक को भी थोड़ा डरना चाहिए। हम तो गलती नहीं किए तो हम पर FIR तुम कैसे कर सकते हो? प्रोटेस्ट करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ हिंसक रूप से, लेकिन उनको बुलाया जाता है और यह सब जवाब दिखाया जाता है जो आप पर FIR हटा लिया जाएगा, और फिर सरकार के लोग आते हैं। ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहते हैं जो अगर ये FIR हुआ है तो गलत हुआ है, अर्थात सरकार गलत करती है पहले और उसके बाद आप पर एहसान जताती है और लोग खुश होते हैं। यह कैसा दृश्य है? पहले गलत करती है, फंसाती है, उसके बाद आपको निकालने पर एहसान भी जताती है। ये चीज को आप समझाइए, बीइंग द डायरेक्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। राजनीति तो मूल रूप से यही है कि पहले उसको डराओ, डरा के काम लाओ, अगर डर से कुछ नहीं हुआ फिर एहसान जताओ, न फिर फंसाओ जी हाँ, डरा के फंसाओ, तब काम नहीं हुआ तब उस पर एहसान जताओ। शिक्षकों पे अगर कोई कार्रवाई हुई है या FIR हुई है तो मैं तो फिर वो कोट करूंगा कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें फांसी का फंदा जिसके गले में अट जाए उसी के गले में डाल दो, इस तरह का काम है। ये शिक्षक बीच में तो कहीं है नहीं। परीक्षा बच्चों ने दी है, रिजल्ट RRB ने निकाली है, शिक्षक ने तो एक काम किया है कि बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, इसमें जो गड़बड़ी हुई है ये बच्चों को बताया है शिक्षक ने कि भाई इस कारण से गड़बड़ी हुई है, इसमें गड़बड़ी किसकी है। तो शिक्षक का तो काम ही है हमेशा नेत्र खोलना, चाहे वो बच्चों का नेत्र खोले या सरकार का नेत्र खोले। अब सरकार अहम में आके अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। मैंने तो ये भी सुना है, न्यूज चैनल में देखा है कि बहुत भद्दी गालियां दी गई है बच्चों की, उसकी माँ बहन को गाली दी गई है। प्रदर्शन बच्चा कर रहा है और गाली माँ बहन को मिल रही है, और वो भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा। उन कर्मचारियों को भी ये समझना चाहिए कि जो बच्चे खड़े हैं कल ये भी कर्मचारी बनने वाले हैं, उसी के लिए खड़े हैं ये। तो इस तरह की जो व्यवस्था है सरकार की, ये बहुत घृणित व्यवस्था है। इनकी इस तरह से कार्रवाई करने वालों कर्मचारियों पे भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जिसने FIR किया निर्दोष शिक्षकों पर, उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी मांग क्यों नहीं उठ रही? बिल्कुल शिक्षकों को मांग करना चाहिए। इसके बाद जदयू के उन्हीं की सरकार है यहाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है ललन सिंह को कि जो ये गलत हुआ है उस पर उठ जाएगा। तो फिर जो गलत करने वाले, जो FIR लॉन्च करने वाले थाना के माथत अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, सरकार की तो ये पॉलिसी होती है, जैसे अपने अधिकारी को लगा दिए वो कि इनके साथ बर्बरता करो, और कुछ लोगों को इसको पैचअप करने में लगा दिए, अपने संगठन के लोगों को, अपने नेताओं को लगा दिए कि फिर इसको मैनेज करो। पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि मैंने सरकार से, बोर्ड से बात की है, वो एग्जाम लेने के लिए तैयार है। यानी मध्यस्थता का भी एक मौका ढूंढते हैं ये लोग, गलती करो और बीच में मध्यस्थता का लाभ। और कुछ गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, जैसे अभी कोचिंग संचालक की बात आई, तो यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो स्थिति है सरकारी नौकरी की, पहले तो सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं, इसको देश के विद्यार्थियों को, युवाओं को भी समझना पड़ेगा।
और सबको समझना पड़ेगा जो उसमें उतना स्कोप तो है नहीं। 2 से 3% व्यक्ति कोई विद्यार्थी ही सरकारी नौकरी में जा सकता है, लेकिन वो सब के बाद देख रहे हैं क्यों, क्योंकि कोरोना के दंश में समझ में आ गया जो सरकारी नौकरी वाले ही थोड़ा टिक पाए। दूसरी जो उसमें भ्रष्टाचार भी करने का, मैं ये नहीं कहता कि सारे सरकारी नौकरी वाले भ्रष्ट हैं, ये कदापि नहीं समझेंगे, कुछ बहुत अच्छे भी है, लेकिन अधिकतर उसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है। कम काम करना पड़ेगा तब भी हो जाएंगे। मैं कोचिंग संचालकों से और देश के विद्यार्थियों से भी अपील करना चाहूंगा जो ये सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्स के तरफ जो मुड़े हुए हैं, जो क्यों नहीं उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बच्चों को प्रेरित करते हैं ताकि बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भाग की तलाश कर सके। इस पर आपकी राय क्या? कोचिंग तो तरह तरह के चलते हैं, तो अगर टीचर के पास बच्चे इसी काम के लिए आते हैं कि भाई हमको रेलवे की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए कुछ अलग शिक्षक हैं जो उसकी तैयारी कराते हैं। वो अगर उनको बहुत सिखाएंगे कि तुम दूसरे फील्ड में जाओ, तो बच्चे शायद उनसे भड़केंगे। हाल की बात बताता हूँ, एक आईटीआई संचालक से हमारी बात हुई थी, जो आईटीआई चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट का ही काम है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बच्चे यहाँ पे आसानी से जुड़ जाते हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दो ही ट्रेड में जुड़ते हैं, बाकी ट्रेड में नहीं जुड़ते हैं। उनको अगर सरकारी नौकरी की हम गारंटी दे दें तब बच्चे हमारे यहाँ भीड़ लग जाएगी। तो ये समाज की भी मानसिकता बन गई है कि सरकारी नौकरी में, जैसे आपने अभी कहा कि वहाँ बहुत आराम है, निश्चिंतता है। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी है कि हमारी नौकरी पक्की रहेगी। इस कारण से रुझान है, और उस काम के लिए ही अगर उनके पास जाते हैं तो वो जो पढ़ाना जानते हैं, जिस बच्चे को उसको वो पढ़ाते हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम और दूसरा कोर्स भी चलता है, वैसे बच्चे उस जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका उसमें हम बहुत नहीं कहेंगे कि गलत है, इसलिए कि अगर कोई रेलवे का नहीं चलाता है, मैंने नहीं गलत किया, लेकिन इस बात से भी आप डिनाई नहीं कर सकते जो अगर आपके यहाँ 5000 विद्यार्थी पढ़ता है और 100 विद्यार्थी ये पास कर गया तो कोई बड़ी चीज नहीं हुई। 1000 में एक विद्यार्थी, कुछ का इंडिविजुअल टैलेंट भी होता है। आप भी विद्यालय का या किसी इंस्टीट्यूशन का तब मतलब होगा जब एवरेज देखा जाएगा जी 80% 70%। टैलेंट तो विद्यार्थी का ही होता है, टीचर का टैलेंट नहीं होता है। टीचर तो गाइडलाइन देते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी एक एवरेज देखा जाता है ना, जो औसतन कितना किस विद्यालय का बच्चा अच्छा किया। मान जाइए उसमें जहाँ 5000 10,000 विद्यार्थी पढ़ेंगे तो 5-10 को ऐसे ही बेहतर कर जाएगा। इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। शिक्षक की भूमिका तब होगी जब उसका परसेंटेज 50% 25% बच्चा बेहतर करेगा। इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब रेलवे सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं, टेक्निकल नहीं, नॉन टेक टोटल एग्जाम होते हैं। और देशवासियों को भी गंभीरता से समझना होगा। जैसे कुछ कट ऑफ लोगों में संशय है जो 96% है। अनाउंस कलर टाइपिस्ट में नंबर ऑफ सीट 39 था, कम थे, तो उसका कट ऑफ बढ़ गया 96.48 हुआ। उसी ढंग से जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में 86 कट ऑफ गया। ट्रेन कलर में नंबर ऑफ सीट मात्र 1 थी, तो उसका कट ऑफ बढ़ जाएगा 90 गया। लेवल 2 के एग्जाम में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो है बिलासपुर का 82% गया है। अकाउंट्स कलर का टाइपिस्ट का उसी ढंग से 91 गया है। 28 जो है 28 का भी कट ऑफ अलग अलग गया है। इसको एक तरह से नहीं काउंट करके देखना है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। जैसे बेंगलोर जोन की बात लीजिए तो गुड्स गार्ड एंड जूनियर अकाउंट का 83.1% गया है। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 78% गया है। जूनियर अकाउंट्स एंड असिस्टेंट टाइपिस्ट का 78% गया है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का 77%। सीनियर कमर्शियल कलर कम टिकट कलर का 79%। स्टेशन मास्टर जो बेंगलोर जोन का है, कुछ जोन को हम रख रहे हैं, जो लेवल 6 का एग्जाम है जिसमें स्टेशन मास्टर कम कमर्शियल अप्रेंटिस का है, पोस्ट 899 है। और उसका जो कट ऑफ गया है जनरल के लिए 78.71, एससी के लिए 66.45, एसटी के लिए 60.35, इसी ढंग से गया है। इसको लोग लेकिन दिख किस ढंग से रहे जो 90 से 96% है, जबकि वास्तविकता है जो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कट ऑफ गया है। तो कुल मिला के
आप इसको समराइज करके देशवासियों को, सरकार को, रेलवे बोर्ड को आगाह करना चाहिए। मैं छात्रों को तो ये कहना चाहूंगा कि नौकरी सिर्फ सरकारी हो इस पे बहुत जोर न दें, क्योंकि आप हुनर सीखें, आप जीवन जीने की कला सीखें, जीवन यापन के लिए कुछ काम करना होगा, वो सिर्फ सरकारी नौकरी है ऐसी बात नहीं है। तो आप अब उससे थोड़ा अलग होके भी कुछ अपना सोचें। और चूंकि सरकार को ये डिले करने का एक मकसद ये भी है कि हम इसमें बहाली बहुत ना करें, तो सरकार छांटना चाहती है, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती है। वैसे भी ये सरकार प्राइवेटाइजेशन के तरफ अग्रसर है, सब कुछ को प्राइवेट करना चाह रही है। शायद वैकेंसी भी इसलिए कम है, या फिर एग्जाम लेने में डिले और बहाली करने में डिले का भी ये कारण लगता है कि हो सकता है। तो इस बात को समझना होगा छात्रों को, और अपना दूसरा रास्ता भी, अपनी ऊर्जा को दूसरे तरफ भी लगाना चाहे, जिसके हम समाज में कैसे अपना स्थान बना सकें और कैसे अर्थोपार्जन भी कर सकें, क्योंकि जीने के लिए अर्थोपार्जन भी जरूरी है। तो और सरकार को ये चाहिए कि भाई आपको जरूरत है, आपको हैंड चाहिए, तो उसके लिए एक जो सरल तरीका है, बहुत पारदर्शी तरीका है, जिसमें किसी तरह की हो हल्ला हंगामा की जरूरत नहीं है, उस रास्ते से यथाशीघ्र उसकी बहाली करके और इस काम को निपटाना चाहिए, ताकि ये मुद्दा न बने, ये आंदोलन का दिशा न तय करे, आंदोलन की स्थिति न लाए। ये सब बात पे सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, और तब देश और समाज का विकास सही ढंग से हो। अभी जो एक गंभीर मुद्दा है, बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या और ये जो बेरोजगारी का आलम है, तो सरकार अपने लिए तो सारे सुख सुविधा का ख्याल रखती है। मैं यह नहीं कहता हूं जो आप क्यों करते हैं, लेकिन एक दिन की सुरक्षा पर एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2004 के बाद सारे लगभग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़कर तमाम विभाग के पेंशन काट दिए गए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बहाल कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ये नियम क्यों नहीं बना जो आप अपनी भी जो पेंशन देते हैं, कोई एमएलए है, एमएलसी है, सांसद है और राज्यसभा सांसद है, तो 4 बार पेंशन आपको मिलेगा। ये कहाँ का औचित्य है? एक दिन के लिए कोई विधायक बन जाए, एमएलसी बन जाए, तो आपकी सारी सुख सुविधा रहे और जनता सारी सुख सुविधा से कट जाए। ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। हालांकि जो सरकार में हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत है, वो समाज सेवा का शपथ लेके जाते हैं, समाज सेवक अपने आप को कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, और सेवा का वो शपथ लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब वो समय नहीं रहा और वो जमाना नहीं रहा कि हम लोगों से ये उम्मीद करें कि वो अपने लिए साधुता दिखाएंगे खुद से। अपनी उनकी अभी लोगों पे टैक्स बढ़ रहा है या नौकरियां कम हो रही है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है कि उनके पास फंड नहीं है, तो ये तब दिखता कि अपनी आवश्यकताओं में वो कमी करते। उनकी आवश्यकता अगर कम दिखती, उनके ऐशो आराम की सुविधा अगर कम दिखती, तो जनता तो सब कुछ मानने के लिए तैयार है, जनता अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है और जनता सब कुछ सहने के लिए तैयार है। लेकिन जनता तब उग्र हो जाती है जब ये देखा जाता है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा और सामने वाला सब कुछ कर रहा है, तब जनता उग्र होती है। लेकिन ये सब समाप्त होने वाला नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता जाएगी वो सत्ता का सुख भोगेंगे। अगर उनको सबक सिखाना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है एक ही जगह पे अगर उनको चोट आप पहुंचाएं, वो है वोट का चोट। अगर आप वोट का डर दिखाएंगे, वोट के द्वारा उनको हटाएंगे, तब वो आपका ध्यान रखेंगे। अन्यथा उनको जब सत्ता मिलेगी तो अपने सुख सुविधा का वो पूरा का पूरा व्यवस्था करेंगे, जनता उनके प्रायोरिटी में नहीं। एक जो गंभीर प्रश्न है, जो सारी सरकार
युवाओं की बदौलत सरकार बनाती है, और जब सरकार बनाने का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो कहता है आप ही मेरे लिए माए बाप सब कुछ है, हर चीज आप ही है, युवा ही इस देश के लिए सब चीज है। सरकार उनकी बन जाती है तो फिर युवा ही गायब हो जाते हैं, युवा पर ही सारी सरकार ग्रहण कर पाती है, उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। क्यों? इसके पीछे क्या लगता है? इसमें दोष नेताओं का नहीं है, नेता तो अपने पक्ष में ये बोलते हैं, दोष तो फिर युवाओं का ही है, जो आज वो विद्यार्थी बने हुए हैं, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल यही युवा, यही छात्र किसी न किसी पार्टी के झंडा लेके उनको वोट दिलाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। एक दोहा है, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, तरुवर मूल ही सींचियो फूले फले अघाए। अगर सरकार को डराना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वोट। वोट के समय ही आप हित और अहित सोचने वाले नेताओं को पहचानिए कि ये जो सरकार बनने जा रही है, जिसको हम समर्थन देने जा रहे हैं, वो मेरे हित में काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वोट के समय हम किसी जाति के हो जाते हैं, वोट के समय हम किसी पार्टी के हो जाते हैं, वोट के समय हम किसी धर्म के हो जाते हैं, और जब वो सरकार जिसको हम चुनते हैं वो जब डंडा बरसाते हैं, तब हम विद्यार्थी बने होते हैं, तब हम जनता बने होते हैं, तब हम व्यवसायी बने होते हैं। तो ये जब तक हमारा दोहरा स्टैंड रहेगा तब तक वो लोग हमें परेशान करते रहेंगे और अपनी रोटी सेकते रहेंगे। बात करने को तो बहुत है, लेकिन मुझे कविता और शायर का सहारा लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, आप देशवासी समझ जाएंगे। मैं दुष्यंत की कुछ पंक्तियां इन बिंदुओं पर रख रहा हूँ। इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। यहाँ मासूम सपने जी नहीं पाते, कुमकुम लगाकर फेंक दो तुम भी, तुम्हें भी इन बहाने याद कर लेंगे, इधर दो चार पत्थर फेंक दो तुम भी। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं। पक गई है आदतें, बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। मेरे दिल पे हाथ रखो, विद्यार्थियों की तरफ से, मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो, मैं इधर से बन रहा हूँ, मैं उधर से ढल रहा हूँ, मैं इधर से बन रहा हूँ, मैं उधर से ढल रहा हूँ। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। संजय जी, आप डीकेपी न्यूज पर आए, समय दिए, मूल्यवान सुझाव दिए। हम आशा करेंगे यह इंटरव्यू वाकई हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ही मूल्यवान होगा, हमारे छात्रों के लिए समझने को एक मौका मिलेगा। आपको डीकेपी न्यूज पर हृदय की गहराई से हम बधाई देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।